नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो हमारा है संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण से संबंधित जिस टॉपिक की हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है संधि। इससे पिछले वीडियो में हमने संधि से रिलेटेड उसका जो परिचय था, उसकी जो व्युत्पत्ति थी, उसकी जो परिभाषा थी, उसके जो भेद थे, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। और वहाँ पर आपको बताया गया था कि इस भूमिका और परिचय को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे जो हम संधि के विभिन्न भेदों को, उपभेदों को पढ़ेंगे तो आपके वहाँ पर कोई भी जो डाउट होगा वो पूर्व में ही वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो उसी क्रम में आज बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संधि की जो व्युत्पत्ति वगैरह थी वो हमने सब कुछ वहाँ पर क्लियर किया था। उसी क्रम में अगला हमारा जो वीडियो है वह संधि। और संधि के वहाँ पर हमने 3 भेद पढ़े थे और तीनों भेदों में जो सबसे पहला जो भेद वहाँ पर मैंने बताया था, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो 3 भेद थे। और वहाँ पर मैंने बताया था कि विभिन्न जो पुस्तकें हैं तो कहीं कहीं पर आपको 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लघु सिद्धांत के अनुसार ही वहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो 2 उपभेद अलग से हैं 5 भेदों में, उन दोनों भेदों को हम स्वर संधि में और विसर्ग संधि में शामिल करते हुए यहाँ पर उनका अध्ययन करेंगे। तो भेदों में सबसे पहला जो भेद होता है संधि का, वो था स्वर संधि। अच संधि भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसीलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि अचा स्वरः, कि अचो को हम स्वर कहते हैं, इसीलिए इसका जो अन्य नाम है वह स्वर संधि। तो आज हम कौन सी संधि की शुरुआत करने वाले हैं? तो जिस संधि की आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारी स्वर संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत जैसे हमने संधि के 3 भेद वहां पर कल आपको समझाए थे, उसी तरह से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं जिनका अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। किन किन भेदों को हम अच संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो स्वर संधि के जो भेद हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे वो हैं यण संधि। दूसरा जो भेद हम पढ़ेंगे वो है अयादि संधि। तीसरे नंबर का जो अच संधि का भेद है वो है दीर्घ संधि। नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है गुण संधि। गुण संधि के बाद 5वां जो भेद हम पढ़ेंगे वह है वृद्धि संधि। छठा जो अच संधि का भेद है वो है पूर्व रूप संधि। और 7वां जो भेद हम पढ़ेंगे वो है पर रूप संधि। तो ये 7 भेद हम अच संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। पूर्व और पर क्या होता है ये भी मैंने संधि की भूमिका वाले वीडियो में बताया था कि जो शब्द होंगे और शब्द से पहले जो अक्षर होता है उसको हम पूर्व कहते हैं, बाद वाले अक्षर को हम पर कहते हैं। और स्वर संधि के अंतर्गत ही एक संधि का जो 5 भेदों में एक भेद है प्रकृति भाव संधि, उसको भी हम इसी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम 5-7 तो इसके जो मुख्य भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे और एक जो है वो है प्रकृति भाव संधि, उसको भी हम संधि ही क्लियर करेंगे। तो इस तरह से इन भेदों का हम अध्ययन विस्तार से आगे के जो वीडियो होंगे उनमें जैसे भी हमें जितना भी समय मिलता है उन क्लासों में इन सभी संधियों के भेदों को हम शामिल करते हुए अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो कौन सी संधि है, अच संधि है। अच स्वरः यानी इसको स्वर संधि भी कहते हैं। और स्वर संधि क्यों नाम इसका निकाला है वो भी आपको वहाँ पर बता दिया गया था। उस वीडियो को आपने यदि तक नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य देखें। उसको देखने के बाद में आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको, शायद ही आपका कोई डाउट रहेगा, सारे डाउट उस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसी क्रम में जो संधि का जो क्रम है, तो आज जो संधि हम पढ़ेंगे
जिस संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो होगी हमारी यण संधि। तो चलते हैं, स्वर संधि का जो पहला जो भेद हम पढ़ने जा रहे हैं उस संधि का नाम है यण संधि। संस्कृत व्याकरण सूत्रों में बंधी हुई व्याकरण है। ये हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं, पहले वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि व्याकरण की हमने शुरुआत ही सूत्रों से करी थी और उन सूत्रों को नाम दिया गया था माहेश्वर सूत्र। बाकी के जो सूत्र हैं वो भी व्याकरण से संबंधित है और व्याकरण की जो बड़ी से बड़ी जो बात है वो महर्षि पाणिनि ने छोटे से छोटे सूत्र बना करके उस छोटे से सूत्र में उस विस्तार पूर्वक बात को समेटने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से हम जितने भी संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, सबके हम सूत्रों के माध्यम से ही यहाँ पर हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणचि। सूत्र की हम बात करें इको यणचि, वही है। याद कैसे करेंगे? तो इको यणचि आप इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ये सूत्र याद हो जाते हैं। हमने ये जो वीडियो है वो कक्षा 6 से ही ये जो सूत्र हैं सारे वो हमें याद हैं, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया है वो संस्कृत विद्यालय से हमने अध्ययन किया था। तो ये जो सूत्र हैं हमें 6-7 क्लास में ही वहाँ पर समझा दिए जाते हैं। और जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि वहाँ पर चीज़ें अधिक याद होती थी बजाय वर्तमान के। तो वो क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ पर अभ्यास करवाया जाता था, वहाँ पर उच्चारण करवाया जाता था, बार बार चीज़ों का रिपीटेशन वहाँ पर होता था। इसी वजह से वो जो चीज़ें हैं जो हमने बचपन में जो चीज़ें सीखी थी वो आज तक हमें याद रहती हैं। तो वही नियम आपको यहाँ पर अपनाना है। इको यणचि सूत्र को याद करने के लिए बार बार आप इसकी आवृत्ति करेंगे तो यही नहीं, व्याकरण के जितने भी सूत्र हैं वो तभी याद होंगे जब आप इनकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। तो यण संधि का सूत्र था इको यणचि। सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र में पद कितने हैं। तो इसका जो पदच्छेद हम करेंगे सूत्र का, तो हमारे सामने सूत्र में पद निकल कर आते हैं इकह यण अचि। 3 पद इस सूत्र में है, क्योंकि सूत्र संधि का सूत्र है और सूत्र में भी संधि है। विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ओ हुआ है, विसर्ग संधि है। भूमिका वाले वीडियो में हमने बताया था कि जिस वर्ण के स्थान पर विकार होता है उसे उसी संधि का नाम दे दिया जाता है। आज के वीडियो में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो जितने भी जो विकार होंगे वो स्वर के स्थान पर होंगे। व्यंजन संधि में पढ़ेंगे तो जो विकार होंगे वो व्यंजन संधि पर होंगे, यानी हलों में होंगे, व्यंजनों में होंगे। और विसर्ग संधि में यदि विकार होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इको यणचि सूत्र की हम संधि विच्छेद मान लीजिए, पदच्छेद मान लीजिए। पदच्छेद का मतलब अलग अलग इनके पद करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आते हैं इकह यण अचि। पदच्छेद मैंने इसलिए किया है कि एक व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण चीज इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझ में आए तो समझना है, नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में वो इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है। ये केवल समझाने के लिए है। और ये बात यदि समझ में आ जाती है तो व्याकरण के सूत्रों को समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। व्याकरण के सूत्रों को समझने के लिए ये बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो आपको कोई भी दबाव या टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ मैं इसके साथ बताने वाला हूँ वो ये है कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और आपने पढ़ भी रखा होगा शब्द रूप, जिसको हम सुबंत भी कहते हैं। और शब्द रूप हम क्यों पढ़ते हैं? तो शब्द रूप हम विभक्ति के ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। कोई भी शब्द रूप हो, राम शब्द हो आकारांत पुल्लिंग है, लता शब्द हो, रमा शब्द हो आकारांत स्त्रीलिंग है, हरि शब्द हो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, गुरु शब्द हो उकारांत पुल्लिंग शब्द है। एक एक शब्द हम याद करते हैं तो उसके जैसे सभी शब्द हमें याद हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने गुरु शब्द याद किया और गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग है, तो सारे जो उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं संस्कृत के वो गुरु की तरह उसके रूप चलते हैं। और उनसे हमें ज्ञान होता है कि प्रथमा में रूप कैसे बनता है, द्वितीया में कैसे बनता है। इसी तरह से यहाँ पर हमें विभक्तियों का यदि ज्ञान हो जाता है, सूत्रों में जो पद आते हैं तो उसको समझना बहुत आसान है। तो हमें यहाँ पर मैं 2-3 विभक्तियों की चर्चा करूँगा। जैसे मान लीजिए
किसी सूत्र में कोई पद है और उस पद में प्रथमा विभक्ति है तो इसका मतलब है कि वह कार्य होने जा रहा है। यानी प्रथमा जो पद है उस पद से जो बात सूत्र में कही गई है तो वो कार्य वहां पर होने जा रहा है, यानी उस कार्य को हम करते हैं। दूसरे हम यदि पंचमी विभक्ति वहां पर उस सूत्र में आती है तो उस पंचमी का जो अर्थ है वो पूर्व होता है, यानी पूर्व में मानकर कार्य किया जाता है। पूर्व का मतलब है कि मान लीजिए ये 3 पद हैं और इसमें से किसी पद में यदि पंचमी है तो उसका अर्थ होगा, जो हम धन का जो चिन्ह लगाते हैं तो इससे पहले जो उल्लेखित जो कार्य है वो पंचमी से बताया जाता है। आगे हम बात करें, यदि किसी पद में षष्ठी है, सूत्र के किसी पद में षष्ठी है, उदाहरण से ये सारे जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये भी समझाऊंगा। यदि षष्ठी है तो स्थान पर कार्य होता है। यानी सूत्र में किसी पद में यदि षष्ठी विभक्ति से कोई कार्य बताया गया है तो उसके स्थान पर हम कार्य करते हैं। अब महत्वपूर्ण विभक्ति बचती है सप्तमी। यदि किसी सूत्र के पद में यहां पर सप्तमी हो तो पर में कार्य होता है, पर में मानकर कार्य होता है। तो यहां पर मैंने 4 विभक्तियां आपको बताई हैं। जो विभक्ति है कौन कौन सी है, जैसे प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा जो विभक्ति है उसको कार्य मानकर हम करेंगे। पंचमी विभक्ति है तो पूर्व में मानकर करेंगे। षष्ठी है तो उसके स्थान पर कार्य होगा। सप्तमी है तो उसको पर में मानकर कार्य होता है। ये जो चीजें हैं वो मैंने इसलिए लिखी है कि जैसे इकह जो शब्द है वो यहां पर हम देखते हैं ये है षष्ठी। इकह पद में हम जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो षष्ठी कैसे होती है, कौन से शब्द में षष्ठी बनती है तो क्या रूप होगा, वो आपको वहां पर शब्द रूपों के साथ सिखाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मैंने ये नियम आपको बताए हैं कि इकह में षष्ठी है। यण की हम बात करें तो यण में प्रथमा विभक्ति है और अची की हम बात करें तो हलंत शब्द में सप्तमी में अची बनता है तो यहाँ पर सप्तमी है। ये चीजें हमें पता चल जाती हैं तो इसका जो अर्थ है, सूत्र का जो अर्थ है वो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इकह का मतलब है स्थान पर कार्य होगा, तो इकह का मतलब है इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार हम माहेश्वर सूत्रों के बाद में प्रत्याहार निर्माण आपको सिखाया था। तो इक के अंतर्गत हमारे 4 वर्ण आते हैं स्वरों के, ई, उ, री और ली। तो यहां पर उन 4 वर्णों के स्थान पर कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। अब हम बात करते हैं यण की। तो यण में जो विभक्ति है वो है प्रथमा। तो यहां पर हम देखते हैं वह कार्य होने जा रहा है। तो इक के स्थान पर जो वर्ण होंगे वो यण होंगे। क्यों? क्योंकि यण में प्रथमा है। सूत्र में जो यण आया उसमें प्रथमा है और प्रथमा से निर्दिष्ट जो पद है उसका मतलब वो कार्य हमें वहां पर करना है। तो हमें क्या करना है? यण करना है। किसके स्थान पर करना है? तो षष्ठी से हम देखेंगे कि क्या है, तो इक है। तो इक के स्थान पर हम यण करेंगे। 2 पद यहां पर इस नियम से यहां पर क्लियर होते हैं इको यणची सूत्र के। तीसरा पद आता है अची। तो अची में मैंने विभक्ति बताई सप्तमी। अभी आपको यही समझना है कि क्योंकि शब्द रूप हमें याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ षष्ठी है, प्रथमा है, सप्तमी। आपको भी याद है तो समझ में आ रहा होगा, नहीं याद है तो शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति जोड़ने पर क्या रूप बनता है। तो अच्छी का मतलब है सप्तमी, सप्तमी का मतलब पर में कार्य मानकर यानी बाद में। तो पूरा जो अर्थ इसका हम करेंगे आगे वो होगा कि इक के स्थान पर, यहां पर प्रथमा है तो यण होगा। अच यानी अच बाद में रहने पर, क्या रहने पर? अच। तो सप्तमी जो कार्य बताया गया है वो धन के बाद में होने पर। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि हमें प्रथमा का ज्ञान हो, पहले हम इसका ज्ञान करने के लिए क्या करेंगे? सूत्र का पदच्छेद करेंगे। तो सारी जो संधि पढ़ेंगे वहां पर मैं पदच्छेद कर करके आपको इस बात को समझाऊंगा। तो यहां पर हम देखेंगे प्रथमा है तो कार्य हम करेंगे,
पंचमी है तो उसको पहले वाले शब्द में उसको मानकर कार्य करेंगे। षष्ठी से कोई निर्दिष्ट पद है तो स्थान पर कार्य करेंगे, और सप्तमी से यदि निर्दिष्ट कार्य है तो उसको पर में मानकर हम कार्य करेंगे। तो तीन सिचुएशन हमारे सामने रहती हैं, पूर्व, पर और स्थान, और उसके स्थान पर होने वाला कार्य। तो चारों जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी से वहां पर बताई जाएंगी। यहाँ पर तीन विभक्तियों का जो उल्लेख इस सूत्र में आ गया था, पंचमी का जहां भी आएगा बता भी देता हूं, दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो वहां पर सूत्र आएगा अकह सवर्णे दीर्घ। ये हम आगे तार से पढ़ेंगे, इस चीज को समझाने के लिए सूत्र मैंने लिखा है अकह। तो यहां पर अकह में जो विभक्ति है वो है पंचमी। सवर्णे जैसे राम, तो राम का सप्तमी बनता है रामे, तो सवर्ण का बनेगा सवर्णे, तो यहां पर विभक्ति है सप्तमी। और दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में विभक्ति है प्रथमा। तो यहां पर आपको यदि विभक्ति का ज्ञान हो गया तो अर्थ आप स्वयं कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। कैसे करेंगे? पंचमी, तो पंचमी का अर्थ होता है पहले, तो यहां पर इधर क्या हो? अकह हो। अक का मतलब अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, तो पंचमी वाले को हम पहले रख देंगे अकह। सवर्णे, तो सवर्णे सप्तमी है तो इधर रखेंगे, तो सवर्णे का मतलब है कि अक के जैसा वर्ण इधर आ रहा हो। अब यहाँ पर प्रथमा से है दीर्घ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? दीर्घ, क्योंकि प्रथमा का मतलब होता है कार्य हमें करना है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि दो उदाहरणों से मैंने इस नियम को समझाया है कि सूत्र का पदच्छेद कीजिए, उसमें आप विभक्ति देखिए, प्रथमा है तो उस कार्य को वहां पर कीजिए, पंचमी है तो उसको पूर्व मानिए, सप्तमी है तो उसको पर मानिए, और षष्ठी है तो उसके स्थान पर आपको कार्य करना है। ये चीज आपके समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो आप डायरेक्ट भी सूत्र का याद रख सकते हैं कि इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में रहने पर। अक के बाद यदि समान अकारा है तो दीर्घ संधि होती है, वो भी ठीक है, लेकिन ये चीजें आपके भविष्य में काम आएंगी और परमानेंट ये चीजें हैं जो संस्कृत व्याकरण में आपको मजबूत बनाएंगी। जब आप अध्यापक बनने के बाद में, अध्यापन करवाने के बाद इन चीजों का ज्ञान रखते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनती है। तो उसी चीज का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में चर्चा करी है, आपके कितना समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो इसका रिप्लाई है वो अवश्य दिया करें। तो अब चलते हैं यण संधि की तरफ वापस। तो हमारा सूत्र था इको यणचि, और पदच्छेद किए थे इकह यण अचि, ये सूत्र था, ये पदच्छेद था। अब हम पढ़ते हैं इसका अर्थ। तो अर्थ हम स्वयं नहीं करते हैं, वही विभक्तियों का ज्ञान है, इसलिए अर्थ हो जाता है कि इक के स्थान पर, इक का मतलब है अ, ई, उ और री, तो इक के स्थान पर यण, यण का मतलब है य, व, र, ल होता है यदि पर में, पर का अर्थ आपको बताई दिया, पर का मतलब आगे, पर में क्या हो? अच, अच का मतलब अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो यहां पर तीनों पदों का हमने प्रयोग किया है कि इक ए, ई, उ, री के स्थान पर यण या व र हो जाता है यदि पर यानी आगे अच हो। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, यहाँ पर अच में केवल 9 वर्ण यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि केवल ये 9 वर्ण आए। इसीलिए इससे पहले हमने स्वरों के भेद आपको बताए हैं कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और उसके बाद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक। तो इस तरह से हमें क्या याद रखना है, यहाँ ए का मतलब है कि ए के जो 18 भेद हैं उनमें से कोई सा भी आ जाए के बाद में, इक के बाद में। इसी तरह से इसके भी 18 भेद हैं, इसके 18, इसके 18, इसके 12, 12, 12
12 और 12। तो इन भेदों में से कोई सा भी यदि भेद आ जाए तो वहां पर हमारे सामने कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। तो आप यहां पर क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने आपको जवाब दिया है कि एक के बाद में यदि आ भी आ रहा है, आ, तो ये ए का ही भेद है, तो भी हमें यण संधि करनी है। अब दूसरी चीज जो यण संधि में हमें ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि असमान अच। कैसा अच होना चाहिए? असमान अच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि स्वर आ रहा है तो वहां पर हमारी एक अन्य संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि इसको हम कह सकते हैं, इसका ऑब्जेक्शन है। तो दीर्घ संधि जहां पर होगी वहां पर ई के बाद, कहने का मतलब है कि इक में यदि ए है और ए के बाद में ए आ रहा है या ए का कोई भेद आ रहा है तो वहां पर यण संधि नहीं होगी, क्योंकि ए भी क्या है? अच है। और यण संधि में हमने पढ़ा कि इक के बाद अच हो तो ए इक में है और ए अच में भी है, तो यहां पर हम यण संधि ना करके दीर्घ संधि करते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको परिभाषा में ऐड करनी है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि पर में अच। कैसा अच? असमान। यहां तक बात क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं तो इको यणची सूत्र का अर्थ निकल कर आता है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाते हैं। कब? यदि असमान स्वर उनके आगे हो, पर में हो। अब दूसरी चीज जो हमें याद है वो हमने देखा कि इक में हमारे पास कितने वर्ण हैं? 4। कौन कौन से? ई, उ, री और लृ। यण की हम बात करें तो यण में हमारे पास कितने वर्ण हैं? 4। य, व, र और ल। ये कब होंगे? तो ये डायग्राम मैं आपको बता देता हूं, अच पर में रहने पर। अभी यहां पर जो चीज मैंने अच में बताई थी कि अच का मतलब केवल 9 वर्ण ही हमें ग्रहण नहीं करना है। अच का मतलब है कि उन अचों के जो भेद हैं 18 12 उनको भी हमें शामिल करना है। उसी तरह से इस इक में भी हमें उस नियम को शामिल करना है। ई का मतलब केवल ई नहीं होता है, ई का मतलब यहां पर दीर्घ ई को भी हमें शामिल करना है, दीर्घ उ को भी हमें शामिल करना है और दीर्घ री को भी हमें शामिल करना है। और री का यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है। तो चाहे हमारा इधर दीर्घ ई हो चाहे ह्रस्व हो, उसके बाद असमान यदि स्वर है तो उसका हम यह कर देंगे। दीर्घ उ हो ह्रस्व उ हो, उसके बाद में असमान स्वर हो अच हो तो हम वह कर देंगे। दीर्घ री हो ह्रस्व री हो, उसके बाद असमान स्वर हो अच हो तो हम र कर देंगे। और ह्रस्व री हो उसके बाद में असमान स्वर हो तो हम उसके स्थान पर लय कर देते हैं। दूसरी चीज हम देखिए, यहां पर मैंने हलंत लगाया है तो यहां पर हमें अर्ध मात्रा वाला व्यंजन ही यहां पर लिखना है, एक मात्रा वाला नहीं लिखना है। अर्ध मात्रा का मतलब होता है हलंत, एक मात्रा का मतलब होता है इस तरह से। तो इस तरह से पूरा यह हमें वहां पर ना लिख करके और अर्ध मात्रिक व्यंजन वहां पर लिखना है। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि यहां पर हमारे पास 4 वर्ण है, नीचे भी 4 वर्ण है। तो सूत्र में केवल ये कहा है कि इक के स्थान पर यण होगा, सूत्र में ये ना कहा है कि ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इस नियम को समझाने के लिए एक व्याकरण में सूत्र आता है, स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः। तो अंतरतम यानी सबसे नजदीकी जो स्थानीय वर्ण है, स्थानीय का मतलब जो जिसका उच्चारण स्थान मिलता है उस वर्ण के स्थान पर वही वर्ण हमें करना है। ये जो नियम है, ऐसी चीजें जो बताते हैं उनको परिभाषा सूत्र कहते हैं।
क्योंकि जो सूत्र हैं व्याकरण के, उन सूत्रों को 6 प्रकार के सूत्रों में बांटा गया, संज्ञा च, परिभाषा च, इस तरह से 6 हमें वहाँ पर हम सूत्रों में भेद पढ़ते हैं। तो वहाँ पर सूत्रों का एक भेद आता है परिभाषा सूत्र। तो ये परिभाषा करता है कि हम ई के स्थान पर र ना कर दें, ऊ के स्थान पर ल ना कर दें। इसी चीज़ को वहाँ पर समझाने के लिए, इसी चीज़ का नियम बनाने के लिए सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः, यानी जो नज़दीकी जो स्थानीय है उसके स्थान पर वो ही वर्ण हमें करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई के स्थान पर यह होगा, क्यों? क्योंकि हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है। और दूसरा जो उच्चारण स्थान था वो था इचु यसानाम तालु। तो यहाँ पर हमने देखा था ई का, चू का मतलब च वर्ग का, और य का मतलब य का जो उच्चारण स्थान क्या था? तालु। तो ई का उच्चारण स्थान तालु, य का उच्चारण स्थान तालु। तो ये दोनों क्या हो गए? स्थानीय वर्ण होने के कारण हम ई के स्थान पर य करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि ऊ के स्थान पर हम क्या करेंगे? वह करेंगे। रे के स्थान पर जैसे उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो वहां पर हम देखते हैं री का जो उच्चारण स्थान है वो भी मूर्धा है, रे का जो स्थान है वो भी मूर्धा है। इसलिए यहाँ पर री के स्थान पर हम रे करते हैं। ऋतु लशानाम दंता, दंत जो उच्चारण स्थान है री का भी है और ले का भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों का जो उच्चारण स्थान है वो समान होने के कारण ये एक दूसरे के स्थानीय कहलाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इन 4 के स्थान पर हम ये 4 वर्ण ही करते हैं। तो यण संधि के अंतर्गत सारे बिंदु मैंने आपको बताए हैं कि सूत्र में जो पद हैं उनकी विभक्ति के आधार पर उसका अर्थ किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि यण संधि के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, वो चारों के साथ साथ उसके जो भेद है 18 12 वो भी हमें शामिल करना है। और उसके बाद में हमें देखा कि उनके स्थान पर जो होंगे वो हमें स्थानीय वर्ण करना है, यानी जो उनका जो उच्चारण स्थान मिलता है, जो सबसे नज़दीकी वर्ण है वो करना है। उसके बाद में हमने देखा कि जो इक में जो 4 वर्ण है उसके साथ साथ भी इनके भेद भी लेना है। अब बारी आती है उदाहरण की, तो इनके उदाहरण से हम समझेंगे। और ये लास्ट पॉइंट है यण संधि का उदाहरण। तो सबसे पहला जो उदाहरण हमें लघु सिद्धांत में देखने को मिलता है वो है सुधी धन उपास्य। एक चीज मैं आपको और इसके उदाहरण से मुझे याद आई है कि जो मैंने आपको बताया था कि सप्तमी का अर्थ होता है परमे कार्य, लेकिन वो जो सप्तमी है उसका मतलब है कि वो सप्तमी व्यवधान रहित होनी चाहिए, व्यवधान रहित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे इको यणची सूत्र है तो इक के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? या अच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई व्यवधान हो और फिर उसके बाद में अच हो, तो वहां पर वो कार्य नहीं होगा। वो शुद्धि उपास्य से मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो संधि को समझने से पहले हमें जो वर्ण सम्मेलन है बहुत आसान है, उसको हमें समझना है कि इस स में पहले स है, उसके बाद में ऊ है, उसके बाद में ध है, उसके बाद में इसमें दीर्घ ई है। तो इस तरह से हमें वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अर्ध जो व्यंजन है उसमें आगे आने वाला जो स्वर है वो क्या होता है? मिल जाता है। इसको वर्ण सम्मेलन कहते हैं। यदि ये ऊ पहले होता और ये अर्धमात्रिक व्यंजन स बाद में होता तो ये इसमें मिलता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई आधा व्यंजन है, अर्धमात्रिक कोई व्यंजन है और उसके बाद में कोई सा भी स्वर आ रहा है तो उस अर्ध व्यंजन में वो स्वर क्या होता है? मिल जाता है। लेकिन पहले यदि स्वर है तो उसमें मिलता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा। अब यहाँ पर देखो, हमने इक में 4 वर्ण वहां पर हमने पढ़े थे। कौन कौन से? इक में हमने पढ़ा था ई, ऊ, री और लरी। और हमने पढ़ा था सप्तमी का अर्थ इनके बाद में। तो यहाँ पर ऊ है और ऊ के बाद में ई भी है, लेकिन यहाँ पर बीच में व्यवधान है ध, तो यहाँ पर कार्य ऊ को नहीं होगा। क्योंकि आप कह देंगे कि हमने पढ़ा है
कि ऊ के बाद में असमान स्वर आना चाहिए। ऊ के बाद में ही है ई भी, लेकिन वहां पर इसीलिए मैंने जो पॉइंट रह गया था वो ये बता रहा हूं कि वो जो सप्तमी का जो कार्य है वो व्यवधान रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊ को कार्य नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है उपास्य। आपको वीडियो लंबा जरूर लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि छोटी सी बात को बताने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, चीज को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि वो परमानेंट आपके दिमाग में स्थायी रूप से याद रह सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ई है उसके बाद में जो ऊ है वो व्यवधान रहित है, तुरंत है, इसलिए जो हमें सप्तमी का जो कार्य है वो यहाँ पर हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि चाहे दीर्घ ई हो चाहे ह्रस्व ई हो, उसके स्थान पर इसका जो स्थानीय वर्ण है य वो हो जाता है। अब मैंने आपको वर्णों को मिलाना भी यहाँ पर बताया था। अब इनका पुनः यदि वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारे पास में जो रूप निकल कर आता है, स में ऊ मिलाते हैं तो आता है सु। ध यहाँ पर आधा रह गया, क्योंकि ध के बाद अब कोई स्वर नहीं है, ध के बाद में व्यंजन है। तो यहाँ पर हमने संयोग संज्ञा पढ़ी थी, हलो अनंतरा संयोग, तो इनका हम संयोग करेंगे। अब के बाद में ऊ है, तो मैंने आपको बताया था कि अर्ध व्यंजन के बाद में कोई स्वर है तो उसमें मिल जाता है, उसको मिला देंगे। बाकी के जो वर्ण है यथावत इनको लिख देते हैं, तो हमारे पास में जो रूप निकल कर आता है वो आता है शुद्ध्युपास्य। तो आपके यण संधि में पहला जो उदाहरण था सुधी प्लस उपास्य, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि ध में ई है, ई के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के असमान स्वर ऊ है, तो ई के स्थान पर हम यण संधि के अंतर्गत नियमानुसार यह वर्ण वहां पर कर देते हैं। अब यहाँ पर यण संधि की इस तरह से हम पहचान भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि मोस्ट ऑफ, हर जगह नहीं, कहीं आप कोई क्वेश्चन लेकर आ जाएं कि यहाँ तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्ध व्यंजन के बाद में, अर्ध व्यंजन के बाद आपको यह दिख जाए, जैसे यहाँ पर यह, वह दिख जाए, र दिख जाए और लय दिख जाए, तो प्रायः यण संधि होती है कि इन वर्णों के पहले यदि कोई आधा अक्षर है तो हमें वहां पर यण संधि प्रायः देखने को मिलती है। कैसे? जैसे यहाँ पर यह के पहले ध, आधा अक्षर क्यों रहता है? क्योंकि उसमें जो मात्रा थी, ई थी, ऊ था, री था, लरी था, उनके स्थान पर ये वर्ण हो जाते हैं, और वो जो स्वर, जो व्यंजन जिसमें वो जो स्वर लगा हुआ था ई, ऊ, री, लरी, वो आधा रह जाता है। तो ये एक छोटी सी पहचान है, इसको नियम आपको नहीं मानना है कि ये नियम है, ये पहचान थी। तो पहला जो उदाहरण था वो था शुद्ध्युपास्य। इसी तरह से अब हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे है प्रति धन एकम। तो प्रति धन एकम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ह्रस्व ई की मात्रा है और इसके बाद में ए बिना किसी व्यवधान के असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर हम वर्ण कर देंगे य। तो हमारा वर्ण सम्मेलन जब हम करते हैं तो रूप निकल कर आता है प्रत्येकम। इसी तरह से हम देखते हैं अति धन आवश्यकम, तो रूप निकल कर आएगा अत्यावश्यकम। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं अपि धन अपि, तो ई के बाद में असमान स्वर बिना किसी व्यवधान के है, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्यपि। तो इस तरह से ई के बहुत सारे उदाहरण है। आपको सिर्फ नियम याद रखना है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर हम ई के स्थान पर स्थानीय वर्ण यह कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटी पहचान बताई थी कि आधे अक्षर के बाद में यह, आधे अक्षर के बाद में यह, आधे अक्षर के बाद में यह, तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि वहां पर यण संधि हो सकती है। अब संधि में जो प्रश्न पूछता है, भूमिका में भी मैंने आपसे चर्चा करी थी, प्रश्न पूछता है कि सूत्र के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्रश्न वो भी पूछ सकता है। और यहाँ पर मुख्य जो प्रश्न बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक तो संधि कार्य और एक बनता है संधि विच्छेद।
तो इन दोनों का मतलब क्या है? यदि परीक्षा में ये पूछेगा प्रतिधन एकम इत्यस्य संधि कह, कि इन दोनों की संधि क्या है, तो हमारा आंसर होगा प्रत्येकम। और यदि प्रत्येकम देकर वो प्रश्न पूछता है कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा प्रतिधन एकम। इसीलिए दोनों तरीके से हमें याद रखना है, ये संधि भी याद रखनी है और संधि विच्छेद भी। तो यहाँ पर ई के मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं, इस तरह से हर जगह आपको समझना है कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो हम यह कर देते हैं। ऊ के उदाहरण हम देखते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि सु धन आगतम। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि स में ऊ है और ऊ के बाद में बिना किसी व्यवधान के असमान स्वर आ है, तो ऊ का जो स्थानीय वर्ण है वो है वह, तो हम वह कर देते हैं। जब इन सबको हम मिलाते हैं तो स हमारा आधा रह जाता है और इसके बाद में जो वह है इसमें आ जो स्वर है वो मिल जाता है, तो यह बन जाता वाह। बाकी के जो वर्ण को हम यथावत लिखते हैं तो हमारा रूप निकल कर आता है स्वागतम। इसी तरह से एक उदाहरण है मधुधन अरि। अरि यानी होता है शत्रु, मधु यानी मधु नामक राक्षस। तो मधु नामक राक्षस का जो दुश्मन है को मध्वरी कहते हैं। तो यहाँ पर ध में हमारा जो इक है वो ऊ है, इसके बाद में जो हमारा असमान स्वर है अ है, ऊ के स्थान पर स्थानीय होता व। जब इसको हम वर्ण संयोग करते हैं तो हमारे सामने रूप निकल कर आता है मध्वरी। न आगमनम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीर्घ ऊ हो तो भी हमें, क्योंकि उसी का ये क्या है भेद है, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर हम करते हैं व। जब इसको हम मिलाते हैं तो बनता है वधवागमनम। तो इस तरह से ये ऊ के उदाहरण थे, जैसे गुरु धन आगमनम, गुरु धन आगमनम। तो रूप बनेगा गुरुवागमनम, क्योंकि यहाँ पर रह है वो आधा रह जाता है और ऊ के स्थान पर जो वह होता है उसमें आगे का जो स्वर है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर वाह बन जाता है। तो इस तरह से हमें ऊ के उदाहरण हमें समझना है कि सुधन आगतम हो या वधुधन आगमनम हो, साधुधन अत्यंत, तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऊ के उदाहरण जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको बताए हैं उसी तरह से हर जगह आपको समझना है, ठीक है। जैसे साधु धन इच्छा हो, यानी कितने ही उदाहरण, हम हजारों उदाहरण इस तरह से बना सकते हैं। तो साधु धन इच्छा हो तो यहाँ पर जो ध है वो अर्ध रह जाएगा, ऊ है उसमें ई मिलेगा, तो साध विच्छा। इस तरह से हमें हर जगह समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं री के जो उदाहरण है। तो री में भी सेम सिस्टम हमें करना है कि री के बाद में असमान यदि कोई स्वर हो तो री का जो स्थानीय वर्ण है र वो हमें वहां पर करना है। जैसे पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। अभी यहाँ पर आपको वहां पर हम डायरेक्ट कर रहे थे और वहां पर हमें आधा अक्षर वहां पर दिखाई देता था, लेकिन री में यदि तय में यदि री की मात्रा है तो वहां पर हमें आधा अक्षर ना दिख करके एक पूर्ण अक्षर दिखेगा और वो अक्षर है त्र। क्यों दिखता है? क्योंकि तय और र के संयोग से त्र यहाँ पर बनता है। तो देखते हैं इसका एक बार पता करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर री है, री के बाद असमान स्वर ई है, तो सिचुएशन बनती है इको यणची कि इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि असमान स्वर आगे हो। तो यहाँ पर री के स्थान पर हम करेंगे र। और ये जो री निकला था वो किस में से निकला था? वो निकला था तय में से। तो इस तरह से तय और र दोनों या वर्ण यहाँ पर पास में है, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा हो जाएगी बिना किसी व्यवधान के, तो हलो अनंतरा संयोग, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा त्र। और त्रय भी क्या है? अर्धमात्रिक, यहाँ पर त्रय निकल कर आता है और इस अर्धमात्रिक त्रय में आगे का जो स्वर है वो वहां पर मिल जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है पितृच्छा। इसी तरह से मातृधन इच्छा, तो भी क्या बनेगा? मातृ। तो इस तरह से यहाँ भी सेम यहाँ पर आई है, तय में से
री की मात्रा निकली, री के स्थान पर हमने र किया, हमारे पास में संयोग वर्ण आया त्र, त्र में आगे का जो असमान स्वर था उसको हमने मिलाया तो हमारे सामने रूप आया त्रि, बाकी के जो वर्ण है उनको हमने यथावत रखा तो बन गया मातृच्छा। इसी तरह से जैसे भ्रातृ धन उपदेशः, तो यहाँ पर हम देखते हैं तय हमारा आधा रहता है, रे के स्थान पर हम रह करते हैं, वर्ण निकल कर आता है त्र, त्र में मिलता है उ, तो हमारा बनता है त्रु, तो यहाँ पर रूप बनेगा भ्रातृपदेशः। तो इस तरह से यहाँ पर हमें री के उदाहरण समझने चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए कि अ ई उ री री इनके बाद में असमान हो तो हमें य व र ल क्रमशः हमें वहां पर करना है। आगे हम देखते हैं री के उदाहरण। तो ली धन आदेशः। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर हमने देखा था कि जो यण में जो चार वर्ण थे कौन कौन से, ई उ री और ली, तो ये जो ई था वो किसी व्यंजन में मिला हुआ था, उ था ये भी किसी व्यंजन में मिला हुआ दिखाई दे रहा था, और री था ये भी किसी व्यंजन के साथ में था। जैसे हमने देखा पहला जो उदाहरण था वो था सुधी, तो यहाँ पर जो ई है वो ध में था। दूसरा उदाहरण हमने देखा मधु धन अरी, तो यहाँ पर जो उ है वो भी ध में मिला हुआ था। तीसरे का उदाहरण हमने देखा पितृ धन इच्छा, तो यहाँ पर जो री है वो तय में मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ले में यहाँ पर री मिला हुआ है, ऐसा नहीं समझना है। ना ही हमें ये समझना है कि ले में री मिला हुआ है, यहाँ पर जो री है इस पूरे वर्ण को ही यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर री के स्थान पर हमें करना है ल, तो आपको ये ना समझना है कि ल होने के बाद में आधा ल और बचेगा। जैसे यहाँ पर आधा ध बचा था, यहाँ पर भी आधा ध बच गया था, यहाँ पर आधा तय बचा था, लेकिन यहाँ पर री में जब हम लय करेंगे तो यहाँ पर आधा लय हमें नहीं बचाना है, नहीं तो हमारा जो उदाहरण है, हमारा जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो लय करना है वो पूरे री के जगह करना है, क्योंकि यण में जो इक में जो वर्ण आते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि री पूरा यथावत लिखा हुआ है, तो इस पूरे वर्ण के स्थान पर हमें लय करना है और इस आधे लय में आगे का जो स्वर है वो हम यहाँ पर मिला देते हैं, तो हमारा बनता है लादेशः। इसी तरह से है ली धन आकृति, ली धन आकृति, तो हमारा जो रूप निकल कर आता है वो आता है लाकृति। क्यों निकल कर आता है? क्योंकि ली जो पूरा है इसके स्थान पर हमने आधा लय किया है, अर्धमात्रिक लय किया है। अर्धमात्रिक लय में आगे का जो आ स्वर है वो मिल जाता है, तो हमारे पास रूप निकल कर आता है ला, और उसके बाद में कृति को हम यथावत जोड़ते हैं, तो इस तरह से लाकृति शब्द हमारे पास निकल कर आता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने यण संधि का जो छोटे से छोटा जो नियम था, छोटी से छोटी जो बात थी, सारी यहाँ पर खोल करके बताई है, और यण संधि के साथ साथ सूत्र में जो विभक्ति का जो अर्थ कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो का मैटर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संधि के साथ। धन्यवाद।